हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल के लॉ इन हिंदी पर। आज हम बात करेंगे वारंट की। वारंट यानी न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाला कानूनी आदेश। जब कोई व्यक्ति कानून का पालन नहीं करता है, अदालत में उपस्थित नहीं होता है या किसी भी अपराध में उसको शामिल पाया जाता है, तो ऐसे में अदालत वारंट जारी करती है ताकि कानून को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। टाइप्स ऑफ वारंट। वारंट कितने प्रकार के होते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS में गिरफ्तारी वारंट, गवाहों को पेश करने के लिए वारंट, तलाशी वारंट यानी स्थानों और संग्रहों के लिए वारंट, और कुर्की वारंट जैसे प्रमुख वारंट प्रकारों का उल्लेख किया गया है। BNSS में व्यक्तियों को गिरफ्तारी, गवाह और संपत्ति, स्थान, तलाशी, कुर्की के लिए वारंटों के बीच अंतर स्पष्ट किया गया है। पहले देखते हैं कि BNSS के अंतर्गत प्रमुख वारंट के प्रकार। पहला है गिरफ्तारी वारंट, जिसकी धारा 70 से 72 तक के अंतर्गत इसको दिया गया है। पुलिस या अधिकृत व्यक्तियों को किसी को गिरफ्तार करने का निर्देश देता है, जिसमें पदार्थ को की सूचना देना और अदालत में तुरंत पेश करना आवश्यक होता है। यानी इसमें किसी भी जो भी इलीगल पदार्थ होते हैं उनकी सूचना, या किसी भी व्यक्ति को अदालत में पेश होने के लिए जो होता है उसके लिए यह वारंट दिया जाता है। सेकंड है किसी गवाह को पेश करने का वारंट। धारा 83 के अंतर्गत गिरफ्तारी वारंट के समान, लेकिन सम्मन के बाद उपस्थित होने में विफल रहने वाला गवाहों के लिए ये वारंट जारी किया जाता है। यानी अगर उनको वारंट दिया गया है और वो गवाह कोर्ट में पेश नहीं हुआ है, ये विफल हो चुका है उसका आना, तब उसको ये वारंट जारी किया जाता है। थर्ड है तलाशी वारंट। धारा 94 के अंतर्गत पुलिस मजिस्ट्रेट को साक्ष्य चोरी की संपत्ति की तलाशी के लिए अधिकृत करता है, जिसमें गवाह या जब्ती सूचियां शामिल होती है। यानी किसी भी व्यक्ति के घर की तलाशी लेनी है, गोदाम की तलाशी लेनी है, या किसी एक पर्टिकुलर जो उसका खुद का एक निजी स्थान है उसकी तलाशी के लिए ये वारंट जारी किया जाता है। जैसे कि जहाँ पर ये मोस्टली उसी लिए किया जाता है जब पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस जगह पर कोई इलीगल सामान है, छुपाया जा चुका है। ठीक है। अब देखते हैं कुर्की वारंट। धारा 85 के अंतर्गत घोषणा के बाद संपत्ति को कुर्क करके गवाह की उपस्थिति को बाध्य करता है, जिसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई गवाह फरार हो जाता है। इसमें बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति को जो कि अपराधी होता है, जिसे कोर्ट में पेश करने के लिए वारंट भेजा गया है, लेकिन वो फिर भी पेश नहीं हो रहा है बल्कि फरार हो चुका है, तो उसको जबरदस्ती उसको फोर्सफुली यानी बाध्य किया जाता है कुर्की, उसके घर की कुर्की या उसके सामान की कुर्की करके, ताकि वो उस कुर्की की वजह से कोर्ट में पेश हो सके। इसलिए ये वारंट उसको जारी किया जाता है। अब देखते हैं डिजिटल सम्मन और वारंट। डिजिटल सम्मन और वारंट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के 2023 के अंतर्गत डिजिटल सम्मन और वारंट कानूनी रूप से मान्य हैं। यानी न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण और लिखित आदेश होते हैं, और इन्हें ईमेल या व्हाट्सएप जैसे इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप के द्वारा भेजा जा सकता है। इन दस्तावेजों पर न्यायालय की मोहर और पीठासीन अधिकारी के ई हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर होते हैं, क्योंकि आपको सब कुछ डिजिटल हो चुका है, तो इसीलिए ये सुविधा दी गई है BNS के अंतर्गत के जो सम्मन है और वारंट है वो डिजिटल रूप से भी व्यक्तियों तक पहुंचाए जा सके। उसको पर्सनली किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं पहुंचाया जा सकता, इसे पर्सनली भी पहुंचाया जा सकता है और डिजिटल रूप से भी पहुंचाया जा सकता है। अब देखते हैं डिजिटल सम्मन क्या होता है। तो इसका अर्थ है डिजिटल सम्मन वह सम्मन होता है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी और तामील किया जाता है, जैसे कि ईमेल, SMS, व्हाट्सएप, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, ई कोर्ट्स और CCTNS अन्य सरकारी पोर्टल के द्वारा इसे तामील किया जाता है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जो माध्यम है वो इसीलिए अपनाया गया है क्योंकि अब सभी के पास में व्हाट्सएप है, ईमेल है। इससे क्या होता है, व्यक्ति के पास में तुरंत विद इन अ सेकेंड उस तक ये मेल्स और व्हाट्सएप पे द्वारा ये जो वारंट और सम्मन होते हैं वो पहुंच जाते हैं। अब देखते हैं BNS के प्रावधान। सम्मन इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जा सकता है। डिजिटल हस्ताक्षर यानी डिजिटल जो सिग्नेचर होते हैं वैध मानी जानी होती है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा गया सम्मन वैध और सेवा माना जाएगा। अब देखते हैं डिजिटल सम्मन के लाभ, गति और दक्षता।
डिजिटल माध्यम से सम्मन की तामील कराने में लगने वाला समय काफ़ी कम हो जाता है, जिससे कि समग्र मुकदमे की प्रक्रिया में तेज़ी आती है। ये इसीलिए किया गया है क्योंकि डिजिटल माध्यम होता है, जो डिजिटल माध्यम होता है, उसके द्वारा जो व्यक्तियों के पास में सम्मन और वारंट जल्दी पहुंचता है और जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसमें तेज़ी भी आती है। सेकंड है वैलिडिटी एंड ट्रैकिंग, यानी वैधता और ट्रैकिंग। इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए गए सम्मन वैध होते हैं, जिस पर न्यायाधीश की डिजिटल मोहर हस्ताक्षर होते हैं। इनको जो डिजिटल माध्यम है, इन सभी को कानूनी रूप से इनको मान्यता दी गई है। इसीलिए इनको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है कि हमें डिजिटल रूप से मिला है, हमें फिजिकली रूप से नहीं मिला है, क्योंकि ये सब कुछ भी जो BNSS में है, ये कानूनी रूप से लागू किया गया है। इसमें डिलीवरी की तत्काल पुष्टि हो जाती है, जिससे कि अधिक पारदर्शिता और विश्वास का निर्माण होता है। आपने देखा होगा कि जो डाक खाने से जो हमारे पास लेटर आते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि वो मिस भी हो जाता है, बीच में से लेटर जो होता है हमारे पोस्ट ऑफिस से घर तक आने में मिस हो जाता है। तो मान लो कोई बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, वारंट संबंध जैसे, अगर वो हम किसी व्यक्ति के द्वारा बाय पोस्ट भेजा जा रहा है, ठीक है, तो वो बीच में मिस भी हो सकता है, गुम भी हो सकता है, या वो व्यक्ति समय तक हमारे पास पहुंचा नहीं पाता है। इसीलिए जो डिजिटल माध्यम है, इसकी वजह से क्या होता है, लोगों को बहुत जल्दी और विश्वास में लेकर ट्रांसपेरेंसी रहती है, जिससे कि जो संबंध और वारंट इनकी तामील जल्दी से जल्दी हो सकती है, और इससे व्यक्ति मुकर नहीं सकता कि हमें मिला नहीं था। थर्ड है आधुनिक प्रक्रिया। यह प्रणाली डिजिटल प्रथम दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें आपराधिक मामलों के प्रक्रियात्मक पहलुओं को सुव्यवस्थित करने के लिए मोबाइल फ़ोन और ईमेल का उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर इसका उद्देश्य ये बताया गया है कि इस प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बना रखा है, क्योंकि आप सम्मन वारंट ईमेल द्वारा और व्हाट्सएप द्वारा तथा पोर्टल के द्वारा भेजे जा सकते हैं, और डिजिटल सिग्नेचर से इसे वैध बना दिया गया है। इसका कारण यह है कि इससे समय और खर्च दोनों की बचत होती है। फोर्थ है प्रशासनिक बोझ में कमी। इससे पुलिस बल के लिए पहले आवश्यक भौतिक कागजी कार्रवाई और लिपिय कार्रवाई में कमी आती है, जिससे कि संसाधनों का बेहतर आवंटन संभव हो पाता है। इसका उद्देश्य ये है कि पुलिस, न्यायालय व प्रशासन पर अनावश्यक कागजी और प्रक्रियात्मक बोझ को कम करना है। ठीक है, जिससे कि वे लोग जो होते हैं वो न्याय के कार्य पर ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि पुलिस को बाहरी कार्यों से हटाकर जांच पर लगाया जा सके। फिफ्थ है सुरक्षित और गोपनीय। ये नियम सुरक्षित प्रसारण की अनुमति देते हैं, जिससे कि संवेदनशील मामलों में पीड़ितों की पहचान की सुरक्षा होती है, जैसे कि पॉस्को अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सारे मामले। ठीक है। पॉस्को एक्ट 2012 में 18 साल से कम आयु के पीड़ितों के लिए बनाया गया था। इसमें क्या होता है कि पीड़ितों की जो पहचान होती है, वो गोपनीय रखी जाती है। उसको गोपनीय रखना महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, जिससे कि पीड़ितों की मानसिक और शारीरिक रूप से सुरक्षा की जा सके। पॉस्को एक्ट के अंतर्गत बलात्कार, शारीरिक शोषण संबंधित मामले शामिल होते हैं, जो अति संवेदनशील होते हैं। 6 है प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय। डिजिटल होने के बावजूद भी ये प्रणाली प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए और देरी से काम करने के लिए डिजिटल दस्तावेजीकरण के उच्च मानकों को बनाए रखती है, या यहाँ तक कि इसे अनिवार्य भी बनाती है, और आवश्यकता पड़ने पर भौतिक सेवा पर वापस लौटने का प्रावधान भी है। तो इसका अर्थ ये है कि कोई भी कार्य केवल अपराध नियंत्रण नहीं, बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवीय अधिकार और निष्पक्ष प्रक्रिया की रक्षा करना भी है। जैसे कि गिरफ्तारी का कारण बताना, आरोपी को गिरफ्तार करने से पूर्व उसको उसकी गिरफ्तारी को करने का कारण बताना बहुत महत्वपूर्ण है। गिरफ्तारी की जानकारी आरोपी के परिजन और मित्रों को देना। उसके बाद है मेडिकल जांच करवाना। यदि कोई महिला या बच्चे हैं, उस स्थिति में उन दोनों यानी महिला और बच्चों की सुरक्षा देना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं हम डिजिटल वारंट के लाभ। पहला है पारदर्शिता और जवाबदेही। BNSS के अंतर्गत तलाशी और जब्ती प्रक्रियाओं को अक्सर वारंट से जुड़ी होती है, जिसमें ऑडियो और वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड करना अनिवार्य होता है। इससे जबरदस्ती के आरोपों में कमी आती है और निष्पक्ष दस्तावेजीकरण सुनिश्चित होता है। इसमें बताया गया है कि जो भी ये कार्य किए जाते हैं, तलाशी और जब्ती वाली प्रक्रियाएं की जाती है, वो वारंट से जुड़ी होती है, क्योंकि बिना वारंट के ना तो तलाशी हो सकती है और ना ही जब्ती हो सकती है, यानी कोई संपत्ति जब्त की जा सकती है।
उसके लिए जो भी प्रक्रिया की जाती है उसमें ऑडियो और वीडियो का बनाना बहुत आवश्यक होता है, जिससे कि पुलिस के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा, आरोपी के द्वारा कोई भी ज़बरदस्ती ना की जा सके। और अगर या तो पुलिस कोई गलती करती है या आरोपी कोई गलती करता है या ज़बरदस्ती करता है, तो उसमें उस वीडियो के अंदर, उस ऑडियो के अंदर उनके वो सभी कार्य या साक्ष्य सुरक्षित हो जाते हैं। सेकंड जो है इसका लाभ है वह है त्वरित न्याय, यानी जल्दी न्याय मिलना। वारंट और सम्मन का इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण पारंपरिक तरीकों की तुलना से सेवा प्रक्रिया को तेज करता है। पहले क्या होता था कि वारंट और सम्मन जब हम फिजिकली या बाय डाक द्वारा हम भेजते थे, तो उससे क्या होता था वो मिसप्लेस भी हो सकते थे। आरोपी को या गवाह को जिसको वो वारंट इशू किया गया उस व्यक्ति तक वो पहुंचता ही नहीं था। ठीक है, जिससे क्या होता था ना तो वो समय पे कोर्ट में पेश हो पाता था, ना वो न्याय प्रक्रिया आगे सुचारू रूप से बढ़ पाती थी। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण शामिल किया गया है कानून के अंतर्गत, इससे क्या सेवा प्रक्रिया जो है वो तेज हो गई है। व्यक्ति को तुरंत ही संबल मिल जाता है, वारंट मिल जाता है, उसको इस चीज़ की नॉलेज हो जाती है, जानकारी प्राप्त होते ही वो जाके कोर्ट में पेश होता है, जिससे कि न्यायालय में वो समय पर पेश होने के बाद में जो न्याय प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलती है और जल्दी आगे कार्य बढ़ता है। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड, सुरक्षित और प्रमाणिक। डिजिटल प्रक्रियाओं में इनक्रिप्टेड, हस्तांतरित और मुहरबंद दस्तावेज शामिल होते हैं। यानी जो भी डिजिटल प्रक्रियाएं होती है उसके अंदर जो होते हैं वो सब कुछ डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं, सिग्नेचर भी जो होते हैं डिजिटल होते हैं, और जो मुहर होती है वो दस्तावेजों पर भी डिजिटल लगती है। उससे क्या होता है, जो पेपर होते हैं उनमें छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, तो जोखिम का जो खतरा, यानी उन पेपरों के साथ में छेड़छाड़ या टेम्पर करने का जो खतरा होता है वो कम हो जाता है। इससे साक्ष्य क्या होते हैं, विश्वसनीयता वो सुनिश्चित रहती है। यानी जो साक्ष्य होते हैं वो प्योर है, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। फोर्थ है बेहतर जांच, फोरेंसिक फोकस। बीएनएसएस के अंतर्गत गंभीर अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच पर जोर देता है और डिजिटल वारंट डिजिटल साक्ष्य को अधिकृत संग्रह को सुविधाजनक बनाते हैं। जो गंभीर अपराध होते हैं जैसे बलात्कार हो गया, हत्या हो गई है, उसके अंदर जो फोरेंसिक जांच होती है वो इम्पोर्टेंट बनाई गई है और उसे डिजिटल किया गया है, जिससे कि उसके साथ में कोई छेड़छाड़ ना किया जा सके और साक्ष्य सुरक्षित रह सके। इसी साक्ष्य को कोर्ट में जब पेश किया जाता है तो उसके बिना पर ही न्यायालय अपने निर्णय को सुनाती है। डिजिटल वारंट ही डिजिटल साक्ष्य को अति संग्रहित यानी सुविधाजनक बनाती है। ठीक है, अब देखते हैं फिफ्थ, आधुनिक अभिलेखन प्रणाली, यानी पुलिस स्टेशनों को जारी किए गए सभी वारंट और सम्मन को डिजिटल रजिस्टर बनाए रखना अनिवार्य है। पहले क्या होता था, जो पेपर वर्क होता था उसके अंदर भी पुलिस वाले जो होते थे वो छेड़छाड़ कर देते थे, कई बार चेंज भी कर देते थे। कोई पूंजीवादी व्यक्ति आ जाता है, पैसे दिए उसको और उसने जाके अपना जो केस है उसके साथ में फेरबदल करवा दी, साक्ष्य को छुपा दिया या हटवा दिया। ठीक है, जो गवाह है वो गवाह की गवाही बदल दिया करते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी सब कुछ डिजिटल है, तो जो भी आप पुलिस स्टेशन में गवाही भी देते हैं वो डिजिटल हो जाती है। उसमें उस व्यक्ति का नाम वगैरह सब कुछ मेंशन किया जाता है, जिससे कि वो कोर्ट में एज इट इज पेश की जाती है, जिसमें छेड़छाड़ नहीं होती है। उससे क्या कि गवाह की गवाही है ना, तो वो गवाही बदल सकता है, ऑडियो वीडियो में भी उसको सेव किया जाता है और उसी को कोर्ट में पेश किया जाता है। सिक्स है डिजिटल प्रक्रियाएं। बीएनएसएस 2023 के परीक्षणों में पूछताछों और कार्रवाई को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयोजित करने की अनुमति देता है। यानी जो डिजिटल प्रक्रियाएं होती है, चाहे उसमें पूछताछ हो या उसकी आगे की कार्रवाई हो, उसे डिजिटल रूप में इसलिए सेव किया जाता है जिससे कि उसके अंदर कोई फेरबदल न किया जाए, और इसकी जो अनुमति है वो बीएनएस की धारा देती है। अब देखते हैं अंत में इसका निष्कर्ष। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 कानूनी प्रक्रियाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाती है, जिसके तहत डिजिटल, इनक्रिप्टेड और ई हस्तांतरित सम्मन और वारंट के माध्यम से जारी की गई अनुमति दी गई है, जिससे देरी कम होती है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि पुलिस द्वारा जारी बीएनएसएस की धारा 35 के तहत नोटिस की भौतिक तामील अनिवार्य है, मतलब फिजिकली जाकर देना, परंतु इलेक्ट्रॉनिक सेवा केंद्रों द्वारा समर्थित ये डिजिटल प्रक्रियाएं तेज, आधुनिक और जवाबदेह कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करती है। साथ ही भौतिक तामील की सुविधा देकर प्रक्रियात्मक निष्पक्षता भी बनाए रखती हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हमने वारंट के प्रकार समझे हैं, उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सब समझे हैं। तो आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हुई है बिकॉज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, जुकाम भी हो रखा है, इस वजह से मेरी कई जगह पे वॉइस भी ना थोड़ी सी ना एरर हुई होगी, तो उसके लिए सॉरी।
तो अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।